नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धनतेरस का त्यौहार किस प्रकार से गया, बहुत अच्छे से मनाए होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग खरीदे होंगे, हमें ऐसा आशा है। और बहुत सारे लोग तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे सुनने में आया, हमारे एडिटर महोदय बता रहे थे, वो भी गए थे, इंक ख़त्म हो गई थी हमारे यहाँ, तो इंक को लेने गए थे तो बताए तो इस समय तो औरतों को देखा जाए तो इस समय सभी औरतों के हाथ में झाड़ू है। जितनी औरतों को देखा जाए सभी औरतों के हाथ में इस समय झाड़ू ही झाड़ू दिखाई दे रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है। हिंदी की क्लास हुआ करती है डेली। तो हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ उससे संबंधित हम लोग कुछ क्लासें कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोगों का और इसका पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद फिर जैसे ही 2 दिन की आप लोगों की छुट्टी होगी, इसके बाद 14-15 छुट्टी होगी और 16 से आप लोगों की क्लासें जहाँ तक है कंटिन्यू हो जाएंगी। तो 16 तारीख से हम लोग फिर हिंदी व्याकरण की ओर चल देंगे, ठीक। और आप लोग क्लासों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी लोगों तक क्लास पहुंच सके, ठीक। जो भी लोग बिल्कुल अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो 31 जनवरी 2021 को जिसका पेपर होना निर्धारित किया गया है, जो कि कोविड-19 के कारण उसके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन बैच की शुरुआत की गई है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, जिसकी आज चौथी क्लास आप लोगों को हिंदी की दी जा रही है। क्लासों में अगर बात करें तो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे 3 सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। एक बाल विकास की, दूसरी हिंदी की जो कि दोपहर में आप लोगों को दी जाती है, और तीसरी क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो इतिहास का, हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी आप लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस कुछ इस तरीके से टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, जो कि यूपी टेट में भी आएगा, सी टेट में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ सुपर टेट में भी आने के 99% चांस रहेंगे, क्योंकि तीनों के सिलेबस को अच्छे से देखा गया है, एनालिसिस किया गया है, उसके बाद पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। जो भी क्लासें यहाँ आप लोगों को दी जा रही हैं, सारी क्लासों को बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को अध्ययन करने के बाद तब आप लोगों को यहाँ पे क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अब इससे ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपने क्लास को आगे रेगुलर करते हैं। साथियों, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप किस प्रकार से है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हम लोग लिखेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस प्रकार प्राप्त हुआ, या तो लिखेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप, राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ। साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया या मान्यता दी गई। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो साथियों, हम लोग लिखेंगे कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। चौदह सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा हमारे भारतीय संविधान में दिया गया। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार ऐसा कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि हमारी जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और वह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 343 संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि 343 के अनुसार कहा गया कि हिंदी को राजभाषा का अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी। इसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। लिपि की बात करें अगर तो लिपि इसकी देवनागरी होगी, देवनागरी लिपि होगी। ठीक साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और साथ ही साथ इसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। साथ ही साथ साथियों हम बात करें तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो बाल गंगाधर खरे थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे जी हुआ करते थे। राजभाषा आयोग का प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। और राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक राजभाषा आयोग के अगर प्रथम बैठक की बात किया जाए तो 15 जुलाई 1955 को हुई। 15 जुलाई 1955 को हुई। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बाल गंगाधर खरे जी हुए और भाषा आयोग की प्रथम बैठक की बात करें तो 15 जुलाई 1955 को इसकी प्रथम बैठक हुई। साथ ही साथियों राजभाषा का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। राजभाषा का अर्थ यह होता है कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा होगी, सरकारी कामकाज में जो भी भाषा प्रयुक्त होगी वह हमारी राजभाषा कहलाएगी। सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी कागज़ों में, सरकारी लिखी पढ़ी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में अगर बात किया जाएगा, जिस भी प्रकार से सरकारी कामों में अगर जो भी भाषा यूज की जाएगी वह हमारी हिंदी भाषा होगी। साथ ही जिस समय हमारे यहाँ राजाओं तथा नवाबों का राज था उस समय राजभाषा को दरबारी भाषा कहा जाता था। हम आपको बताएं कि जिस समय हमारे यहाँ राजाओं तथा नवाबों का राज था उस समय राजाओं और नवाबों के राज को, नवाबों के राज के समय
प्रयुक्त की जाने वाली भाषा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा दरबारी भाषा कही जाती थी। कैसी भाषा? दरबारी भाषा। दरबारी भाषा कहा जाता था। दरबारी भाषा कहा जाता था। साथ ही साथ साथियों, अब बात करें तो 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। मतलब जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी वह संघ की राजभाषा होगी, और इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। साथ ही साथ साथियों, अगली बात अगर हम बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले भाग के अनुसार अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले पार्ट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये इस बात संघ की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले भाग में दिया गया है। साथ ही साथ साथियों, कहा गया कि संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संघ के जो राजकीय प्रयोजन होंगे उसमें जो भी अंक प्रयोग किए जाएंगे वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय एक रूप होगा। किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए जब सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही हो। ऐसा कहा गया। आप समझिए कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की समयावधि के लिए, संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की समयावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा। संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद तक हमारी जो राजकीय प्रयोजन होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। सिर्फ 15 वर्षों तक ऐसा कहा गया प्रयोग होता रहेगा, जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही। मतलब जिस भी चीज़ों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पहले से किया जाता था, जिन चीज़ों के लिए, जिन पाठकों के लिए, जिन लेखकों के लिए, किसी भी जिस चीज़ों के लिए पहले से अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए संविधान के अपनाने के बाद, संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के बाद भी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के बाद भी 15 वर्षों तक वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा जहाँ पहले से किया जाता रहा है। पहले से किया जाता रहा है, ना कि नए सिरे से। जहाँ हिंदी प्रयोग में लाई जाती थी वहाँ आप अंग्रेजी को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ संविधान लागू होने के पहले से अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद 14 सितंबर 1949 के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद भी 15 वर्षों तक हिंदी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ऐसा संविधान में लिखा गया। ठीक साथियों, मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करें तो संविधान के अनुसार वही भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है जिसमें राष्ट्रभाषा के सर्वाधिक गुण विद्यमान हो। राष्ट्रभाषा की श्रेणी में वही भाषाएं आएंगी, राष्ट्रभाषा की श्रेणी में वही सभी भाषाएं आएंगी जिसमें राष्ट्रभाषा के सर्वाधिक गुण, जितने भी गुण होते हैं वो सभी गुण विद्यमान होंगे। ठीक साथियों, और अगर अगली बात करें कि जो निम्नलिखित हैं, अगर बात किया जाए तो राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना भी हुई है, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना भी हुई है, इसलिए भी उसे हम लोग रोक नहीं सकते। साथ ही साथ उसका शब्द भंडार भी विस्तृत एवं समृद्ध हो।
ऐसी भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे जिसका शब्द भंडार विस्तृत और समृद्ध हो, मतलब समृद्ध भी हो, उसका अस्तित्व भी हो, साथ ही साथ उसका जो है विस्तृत रूप भी हो। अगली बात कहा गया कि वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहार में लाई जाती हो, बोलचाल में लाई जाती हो, ऐसी भाषा होगी। साथ ही उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध तरीके से होना चाहिए। वही भाषा भी इसके अंतर्गत आएगी जिसका व्याकरण सरल होगा और नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया कि उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक होगी। ऐसी भाषा ही राजभाषा के अंतर्गत लाई जाएगी जिसकी लिपि एकदम स्पष्ट होगी और वैज्ञानिक तरीके से होगी। अगली बात कहा गया कि वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती हो। ऐसी राजभाषा को ही राजभाषा माना जाएगा जो राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो या राष्ट्रीय संस्कृति भी उसमें समाहित हो, विद्यमान हो। ऐसी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया साथियों कि वह भाषा राष्ट्रीय एकता में भी सहायक हो। जो इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा वह भाषा राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होनी चाहिए। ठीक साथियों, अगली बात करिए साथियों, तो ये जितनी भी समस्त भाषाओं को हमने आपको बताया, ये समस्त विशेषताओं के आधार पर हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है। अतः सिर्फ हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है, ऐसा कहा गया। साथ ही साथ साथियों, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को समाहित किया गया। इसे भी हम लोग देख लेते हैं, वो कुल 22 भाषाएं कौन सी थी। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमारी राजभाषा हिंदी का संविधान में किस प्रकार से अस्तित्व है, कैसी नियम और शर्तें हैं, उसको हम लोग विस्तृत तरीके से यहाँ पढ़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को समाहित किया गया। समाहित किया गया। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषा हैं। इन सभी भाषाओं को अगर बात किया जाए साथियों तो हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, उर्दू, कन्नड़, तमिल, साथ ही साथ कश्मीरी, बांग्ला, और साथियों बात करें तो मलयालम, सिंधी, नेपाली, सिंधी, नेपाली और कोंकणी, मैथिली,
मैथिली। एक भाषा होती है डोंगरी। कौन सी होती है? डोंगरी। और अगर भाषाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है तमिल। हम लोग लिखे क्या कहीं? तमिल भी हो गया। और अगर बात करें तो असमिया कहीं लिखे क्या हम लोग? बोडो संथाली। कौन सी? बोडो संथाली। संथाली। असमिया। असमिया। और अगर बात किया जाए, ज़्यादा नीचे हो रहा हो तो ऊपर लिख देते हैं। और अगर बात करें हम लोग तो मणिपुरी पंजाबी। किसमें? मणिपुरी। मणिपुरी। मणिपुरी कहीं लिखा तो नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मणिपुरी पंजाबी। पंजाबी हो गया क्या? बंगाली हुआ है, पंजाबी अभी नहीं हुआ है। पंजाबी। पंजाबी। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को समाहित किया गया। इसमें से हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, उर्दू, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, असमिया, मणिपुरी एंड पंजाबी है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सारी की सारी 22 भाषाएं हम लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर से हम लोग पढ़ते हैं, यही क्लास में 2-3 बार पढ़ते हैं, हम लोगों को याद होगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, उर्दू, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, असमिया, मणिपुरी एंड पंजाबी। बोलिए, आप लोग भी बोला करिए। इस तरीके से इसको पढ़िए। ये सारी 22 भाषाएं हैं जो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो राजभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, परंतु राष्ट्रभाषा किसी स्वदेशी भाषा को ही बनाया जा सकता है। अगर बात किया जाए तो राजभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, परंतु उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि राजभाषा किसी स्वदेशी भाषा को ही बनाया जा सकता है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो राजभाषा मानक भाषा होती है। राजभाषा जो होती है वह एक मानक भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा अन्य भाषाओं की श्रेष्ठीय प्रभावों को ग्रहण करती है। अगली बात करें अगर तो राजभाषा किसी भी देश की एक से अधिक हो सकती है, परंतु राष्ट्रभाषा किसी देश में एक ही होती है। राजभाषा की बात करें किसी भी देश में, राजभाषा किसी भी देश में एक से अधिक हो सकती है। राजभाषा किसी भी देश में, किसी भी देश में एक से अधिक हो सकती है। एक से अधिक हो सकती है, परंतु क्या है कंडीशन? परंतु राष्ट्रभाषा की बात करें अगर, राष्ट्रभाषा एक से अधिक नहीं, किसी भी देश की एक से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की, किसी भी देश की एक से अधिक नहीं हो सकती। एक से अधिक नहीं हो सकती। एक से अधिक नहीं हो सकती। ठीक साथियों, तो ये हम लोगों के कुछ भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया था, और उन सभी 22 भाषाओं को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे।
ठीक है, हम लोग भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का किस प्रकार से स्वरूप रहा है हम लोग उसको किए हैं। अब क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे, जिसके बाद जो है क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोगों का पढ़ने में भी मन कम लग रहा होगा, क्योंकि दिवाली के पटाखे आप लोगों के कान में इस समय बज रहे होंगे, तो इस वजह से आप लोगों का मन भी विचलित हो रहा होगा। तो क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और अगली क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे लगभग 16 तारीख से 14-15 आप लोगों की छुट्टी रहेगी। ठीक, 14-15 आप लोगों की छुट्टी रहेगी और 16 तारीख से हम लोग अपनी क्लास को फिर से उसी जोश और जुनून के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे। ठीक साथियों, क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी बच्चों तक ये क्लासें पहुंच सकें जिनको ऐसी क्लासों की आवश्यकता है। आप लोगों का अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं बार बार आप लोगों से ये चीज़ कहता हूं कि आप अपने क्वेश्चन को, आप लोग अपने डाउट को नोटिस किए रहा करिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे, कौन सा चैनल, टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे आप लोग भी ज्वाइन करिए उस टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक को, और उस पर अपने डाउट को वहाँ पे हमसे शेयर किया करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे वो कॉल के माध्यम से या तो फिर आप लोगों को SMS के माध्यम से आपका डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो, अच्छी न लगी हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है साथियों, क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को। सुख समृद्धि शांति से आपका पूरा परिवार और आपका जीवन भरा हुआ हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।